प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो। नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो जिन्हें कवित्री कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं और तमाम विधाओं पर जिनकी कलम बेबाकी से चलती है, चाहे वो समाज का दृश्य हो या फिर बेटियों की बात हो या शिक्षा जगत की बात हो। और मैं आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ रंजना बंसल जी के साथ। नमस्कार रंजना जी, स्वागत करती हूँ आपका आरंभ अनुष्ठान में। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, समस्त दर्शकों को, कि रंजना बंसल जी का जो जन्म है वो मेरठ में हुआ और उनका जो विवाह है गाजियाबाद में, और कर्म भूमि संयोग से रीवा रही, तो हम लोगों को उनका सानिध्य मिल रहा है अनवरत। 28 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अपने शिक्षा जगत में वो सेवाएं दे रही हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। तो मैं आज आप सभी को उनसे परिचित करवाती हूँ। तो रंजना जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ आरंभ अनुष्ठान में। बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो आपका जन्म है वो मेरठ में होता है और उसके बाद आपका विवाह गाजियाबाद में होता है, तो यहाँ कर्मभूमि कैसे? सबसे पहले आपके इस आरंभ अनुष्ठान के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद। और भगवान आपको उत्तरोत्तर प्रगति दे। और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जितना आपने परिचय दिया उतना तो खैर मैंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत कुछ किया वो आप ही लोगों के सानिध्य में आके किया। मैं मेरठ यूपी से हूँ और ससुराल मेरी गाजियाबाद रही, लेकिन हस्बैंड की जॉब यहाँ थी, इसलिए हम यहाँ पे 1989 में आए थे और तब से मैं हूँ यहाँ पे लगातार। और एक के बाद एक मौके मिलते गए और चलता रहा और आप लोगों से जुड़ते गए। जी, तो दीदी आपका जो जन्म है तो वो वहीं पे हुआ, मेरठ में ही है? जी, मैं बेसिकली मेरठ से ही हूँ। मेरे फादर बैंक में थे और वहीं की मेरी पैदाइश है। ददियाहाल भी हमारा वहीं का है और मेरे पास गाजियाबाद पड़ता है, दोनों ही जगह दिल्ली के पास है। और गाजियाबाद में शादी हुई, पूरा परिवार वहीं पे है, सब लोग, और हम दोनों बस यहीं पे आ गए थे जॉब पे चलते। ये जी। तो आप मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आप कविताओं से कैसे जुड़ाव हुआ आपका? क्योंकि मेरा जो पहला परिचय था, मुझे जहाँ तक याद है, नवांकुर साहित्य प्रतियोगिता से मेरी घनिष्ठता हुई आपसे। तब मैं जब पहले आपका नाम आया तो मैंने सोचा कि चलिए आम आदमी की तरह मैंने लिया, पर जब मैंने रचनाएं पढ़ी तो मुझे बिल्कुल पृथक लगी और मैंने वहीं पे ये फाइनलाइज कर लिया था कि प्रथम तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी गूढ़ चीज़ें और वो भी अतुकांत रचनाओं में आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये जो अनवरत जो सफ़र है आपका साहित्य को लेकर, रचनाओं को लेकर, वो कहाँ से हुआ मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे स्मरण में है तो नवांकुर साहित्य प्रतियोगिता से प्रथम बार आपसे भेंट हुई और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। उस समय का जो दौर था वो बिल्कुल कोविड काल ही चल रहा था और ऑनलाइन सभी थे, और उसी बीच मैंने आपकी रचनाएं पढ़ी जो मुझे बिल्कुल भी पृथक लगी। और भी जो कैंडिडेट थे वो तो बिल्कुल नए थे, पर आपकी रचनाएं मुझे अत्यधिक परिपक्व लगी और उस हिसाब से मैंने देखा, मैंने वहीं पे फाइनल कर लिया था कि प्रथम तो ये रचना होनी चाहिए। और इतनी गूढ़ता और वो भी आतुकांत रचनाओं में कम देखने को मिलती है वर्तमान समय में, क्योंकि जो भी रचनाएं हैं वो मंचीयता को दृष्टि में रखकर की जाती है और ये जो रचनाएं हैं बहुत कम ही मंचों पर देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है आतुकांत है, अज्ञेयता का अभाव है जो मुख्य रूप से मंचों पर होता है। हाँ, सही बात है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, उत्सुक है सभी, कि ये चीज़ें आप में कहाँ से आई, कैसे कविता ने जन्म लिया आप में? एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे ये उपाधि भी मिल सकती है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि जब मैंने शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है बाल भारती, आपने सुना होगा, जी, वहाँ मैं 14 साल तक थी और जो मेरे मेंटर थे या कहीं स्कूल के डायरेक्टर थे, उनका मन था कि जब भी शिक्षक दिवस हो तो शिक्षकों के लिए गाने बजाने से अच्छा हो कि कुछ कहा जाए, वही एक विशेषण बोला जाए। तो मुझे लगा क्यों ना विशेषण को एक जिंगल में या 4 लाइनों में बोला जाए। तो मैंने कोशिश किया और सबको अच्छा लगा। फिर अगले 13 साल तक लगातार, जबकि टीचर बदल नहीं रहे थे, लेकिन हर बार उनके लिए कुछ 4 लाइनें लिखते लिखते लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। और इसी बीच चूँकि मैंने आकाशवाणी में भी कुछ दिन अपना
सेवाएं दी थी, यही कहिए कि कुछ फ़ायदा लिया था वहाँ से, अच्छा। तो इसका बेनिफिट मिला। तो जितने भी प्रोग्राम होते थे तो मेरे को माइक दे दिया जाता था कि आप कंपेयरिंग करिए। तो ये लगा कि अरे जिंगल लिखना एक आसान चीज़ है, लेकिन 2017 में एक बड़ा एक वाकया है ये कि मेरे बेटे ने अचानक कहा कि मम्मा आपने जो फ़ोटो डाली है अच्छी लग रही है आपकी फेसबुक पे, पर उसके नीचे जो लाइन लिखी है ना, तो आपको पता है कॉपीराइट होता है, किसी की कॉपी मतलब लाइन लिख के ऐसे नहीं डालनी चाहिए। मैंने कहा कहाँ लिखी है लाइन? तो उसने कहा आपने उसके साथ 4 लाइन ऐड की हैं। तो मैंने कहा कि वो तो मैंने लिखी हैं। तो बोला नहीं नहीं, टाइप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वो मेरी लाइन है। अच्छा, हाँ। तो उसने कहा आप समझ रही हो ना मेरी मतलब? मैंने कहा हाँ वो मैंने लिखी हैं। तो उसने बस इतना कहा कि अगर आपने लिखी हैं तो अब आपको लिखना शुरू करना चाहिए। तो दैट वाज 2017 कि मैंने कोशिश किया। सबसे पहले मैंने, चूँकि मैं एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा लिखती हूँ तो कांत नहीं होते हैं, तो मैंने वहीं से पहले आरंभ हुआ। हाँ लेख लिखे सबसे अच्छा, पहले ऐसे। जी। तो वो ब्लॉग स्पॉट पे डाले, तो करीब 40-42 लेख डाले। बस ऐसे ही सफ़र फिर कविताओं की तरफ मुड़ गया। कविताओं का जन्म वहीं से हुआ। हाँ बस वहीं से हुआ। तो कितने वर्ष हो चुके थे मतलब लगभग? 2017 में शुरू किया, जून में। अच्छा। वो यहाँ आया हुआ था, दिल्ली में रहता है, तब वहाँ से शुरू किया। तो फिर एक जैसे ना मुझे लगा कि किसी ने वो कहते ना नॉक कर दिया आपके दरवाजे पे, तो वो लगा कि नहीं हो सकता है। फिर जब हिम्मत बढ़ी तो भाव आते चले गए, और भाव आते चले गए तो कागज़ पे उतरते चले गए। और जब वो 1-2 पोएम जैसे फेसबुक पे पोस्ट किया तो मेरे को 1-2 मेरी फ्रेंड्स बन गई वो लोग। उन्होंने जैसे आपने अप्रोच किया ऐसे उन्होंने भी अप्रोच किया। तो जब 2 किताबों में छप गई देशभक्ति की कविताएं, तो लगा कि मैं छप भी सकती हूँ। बस वहीं से क्रम अनवरत हो गया। बस अपना ही। तो कब से लगभग मतलब कितनी रचनाएं हैं अभी तक में? अगर कविताओं की बात करें तो 1200 से ऊपर ही हैं, जी। छोटी बड़ी मिला के। अच्छा। और लेखन की बात करें, अगर शॉर्ट में लघु के स्टोरीज भी लिख लेती हूँ। अच्छा। तो और करीब 42 कहानियाँ होंगी मेरे पास, मेरी खुद की लिखी हुई। जी। कुछ बुक्स में भी, इंटरनेशनल बुक्स में भी पब्लिश हो चुकी हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई किया कविताएं, लेकिन कहानियाँ हिंदी में लिखी हैं, लोगों को अच्छी भी लगी। नाटक लिखने का भी कोशिश किया, क्योंकि मंच पे जाती हूँ, जाने का मौका मिला। बचपन से एक इच्छा थी कि एक बार कहीं किसी प्ले में पार्टिसिपेट कर सकूं, और लकीली इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं ये कहूँगी आप लोगों के सानिध्य ने। तो मेरे को किसी ने अप्रोच किया कि आपको कहीं सुना था, आप बतौर अगर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो वो लीड रोल था, जी। और मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे, उसकी मुख्य भूमिका मुझे मिली। मैंने भी कई बार सुना है जी। इसके बारे में। तो वो 2 बार करने का मौका मिला मंच पे, तो लगा कि नाटक भी लिखना चाहिए। तो अभी 3-4 नाटक लिखे रखे हैं। तो बस ऐसी एक छोटा लघु उपन्यास है। आगे रीवा के एक डॉक्टर हैं, उनकी मदर कैंसर पेशेंट हैं, अच्छा। सर्वाइव करी हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ मेरी माँ के दर्द को कोई शब्दों में बयां कर दे। तो एक छोटी सी पॉकेट बुक्स जैसे होती हैं, उन्हीं की भावनाओं को उसमें लिखा। कर्म योद्धा नाम से है, वो पब्लिश हुआ है। उसके अलावा ऑनलाइन भी है काफ़ी कुछ मटेरियल, और 20-22 किताबों में पोइट्रीज छप चुकी हैं। क्या बात है। और कोशिश है कि अब अपनी एक इंडिविजुअल पोइट्री की बुक हिम्मत जुटा रही हूँ कि जब पढ़ने वाले हो जाएंगे, सुनने वाले हैं तो पढ़ने वाले हो जाएंगे, तब मैं जरूर छपाऊँ। बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं। तो आपने पुस्तक की बात की, तो पहली पुस्तक कौन सी है आपकी? पहली पुस्तक कर्मयोद्धा ही है अभी तक। हाँ, और वैसे अगर ई बुक की बात करें जी। तो 2 मैं डाल चुकी हूँ। एक तो है, मैं जज्बात नाम से लिखती हूँ एक्चुअली। यूट्यूब पर भी? हाँ, जज्बात नाम से। जी। तो उसमें मैंने करामातें, जज्बातों की करामातें, और एक जज्बातों की खुराफातें, ऐसे करके 2 बुक्स मेरी हैं किंडल पे। जी। ई बुक्स हैं। पब्लिश कराने का अभी साहस नहीं हो पाया, क्योंकि एक से एक लोग लिखते हैं, तो लगता है कि पहले मिल जाए इतना सुनने और पढ़ने वाले। जी, तो वो तो मिलेंगे। यूट्यूब पर भी आपके काफ़ी। यूट्यूब पे भी हाँ, मैंने खुद की लिखी हुई कहानियाँ, जो मैंने आपको 42 बताई हैं, वो तो लिखित रूप में है। अच्छा। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने बस उठाया और बोल दी, कहानी मन में आई, तो वो कहीं लिखी नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं उसको गिन नहीं रही हूँ। अदरवाइज उसमें भी कहानियाँ हैं। संख्या बढ़ सकती है। हाँ, अब बढ़ सकती है काफ़ी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब के मेरे वीडियोस देखकर मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और कहा कि मैम जब आप बोलती हैं तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, कम से कम हम पे तो पड़ता है, क्योंकि आप हमारी टीचर रह चुकी। तो उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी दिए कि आप उन पे बोलें। फिर 1-2 गृहिणियों ने भी कहा कि आप जब कहती हैं तो लगता है कि या तो आप शिक्षिका हैं इसलिए, जो भी कारण है,
तो उन्होंने भी कुछ टॉपिक भेजे, तो मैंने उन पे भी अपने व्यूज़ दिए हुए हैं अच्छा। और लोगों ने उसको बहुत सराहा, पसंद किया। हाँ, ये है कि मैंने उसका इतना प्रमोशन नहीं किया, अदरवाइज़ जितने लोगों ने पढ़ा या सुना है उसको, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी। था। उपन्यास भी मुझे सुनने में आया कि आप लिखती हैं। हाँ, यही लघु उपन्यास जिसको मैं बोल रही हूँ, हाँ, इसी को। वैसे एक है, वो अभी चल रहा है, काम है उसके लिए। मुझे अब मेरे को ऐसा लगता है कि उपन्यास लिखने के लिए ना एक माहौल चाहिए होता है। उपन्यास आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। कविताएं छोटी होती हैं, वो मन के उद्वेग होते हैं जो आप थोड़े समय में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। और उपन्यास आपसे वक्त मांगता है, क्योंकि वो एक चीज़ स्थापित करने जा रहा है, तो आप उसके साथ आपके बहुत सारी चीज़ें, जवाबदारियां जुड़ी होती हैं। तो एक है जो थोड़ा सा अभी चल रहा है काम, लेकिन वो उसके को लिखने के लिए मेरा मन है कि मैं पहाड़ों में जाके उसको लिखूं कभी अकेले। होता है कई बार होता है। ऐसा। जी, एक इसके पीछे एक कारण यह भी है कि हम जिस विषय पर लिख रहे होते हैं और जब हम दोबारा, क्या होता है कई बार टाइम का गैप हो जाता है, और जब दोबारा से बैठते हैं तो पुनः वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो भाव लाना पड़ता है, तभी संभव हो पाता है। बिल्कुल सही बात मैं है, आपकी बात बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि पहले जब आप कविताएं नहीं लिख रही थी और जब आप कविताएं लिख रही हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? उस जीवन में और इस जीवन में क्या अंतर है? देखिए, जब मैं नहीं लिखती थी तो शायद वो दौर था कि जब मैं एक शिक्षिका के तौर पे ज़्यादा थी। 2013 से मैंने प्राचार्य का पद मुझे मिला, तो 2017 तक वो एक फेज चल रहा था कि वो उतनी मेच्योरिटी नहीं आई थी एज अ प्रिंसिपल, है ना। लेकिन जब से मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे मुद्दे दिखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि एक लेखक की ना बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। आप जब अपने एक डायरी में लिख के, डायरी बंद करके रख दो, वहाँ तक आपका एक अपना शौक है। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा, उसको चाहे आपने अपनी वॉल पे डाला या आपने उसको कहीं पढ़ा, तो आप एक समाज के ऐसे नागरिक हो गए जो समाज में एक मतलब एक विचार छोड़ रहा है। उस विचार के जो भी अच्छे या बुरे परिणाम होंगे, आप उसके लिए जवाबदार होते हैं। तो इसलिए जब आप लिख रहे होते हैं ऐसे सोच के, तब आपको मुद्दों को बहुत मतलब कहना चाहिए गंभीरता से लेना पड़ता है और उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ उसको टैकल करना होता है कि आपकी बात दूसरों तक पहुंच भी जाए, लेकिन वो गलत मैसेज के तौर पे ना आए। तो मैं अपने आप को काफ़ी मैच्योर फील करती हूँ उस सेंस में कि मेरी एक जिम्मेदारी है जो मैं कर रही हूँ। तो यस। और इसके अलावा आपकी जीवन शैली में कविताओं का क्या अंतर है? कविताएं पता है मेरे लिए ना वो एक रिक्रिएशनल थिंग है। मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत पब्लिक पर्सन नहीं हूँ। मैं बहुत सोशल लाइफ भी नहीं करती कि मैं मतलब जाके कहीं मिलना जुलना। तो मैं और मेरी कविताएं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं जैसे वो पिक्चर आई थी मेरा घर मेरे बच्चे और तो उसी तरह से है कि मैं और मेरी कविताएं। मुझे जब सुकून चाहिए होता है तो मुझे कविता लिखनी होती है, ये इस तरह से। तो कुछ सुनना चाहूँगी मैं आपके आपके लेखी और पूछ लेकिन इत्तेफाकन याद नहीं रख पाती हूँ। कोई बात नहीं, तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है। बस वो इसीलिए ही है, हम ही जैसे लोग के लिए है। इस तरह से है, चीखना चाह कर भी ना चीख पाए कोई, क्या? चीखना चाह कर भी ना चीख पाए कोई, इस कदर भी ना दुनिया से डर जाए। क्या बात है। हर एक चाहता है अपने लिए कोई बहुत अपना, हर एक चाहता है अपने लिए कोई बहुत अपना, जरूरी है उसे दिल से अपनाए कोई। क्या बात है। नहीं मिलती वो मोहब्बत वो मिजाज अब, नहीं मिलती वो मोहब्बत वो मिजाज अब, बेहतर है इश्क अब खुद से ही फरमाए कोई। क्या बात है। वक्त पे जो न मिल पाए तो मदद कैसी, वक्त पे जो न मिल पाए तो मदद कैसी, इससे अच्छा है उम्मीद ही न लगाए कोई। क्या बात है। किसी को बताकर न कर दे दुनिया की, यानी आप जब बोल देते हैं तो बातें सबकी हो जाती हैं। सही। किसी को बताकर न कर दे दुनिया की, अच्छा हो अपनी बातें बहरे को सुनाए कोई। दिल की खलिश को दिल में ही दबाएं, दिल की खलिश को दिल में ही दबाएं, खार हो या आग दूसरों को न बताए कोई। वाह। हार हो या आग दूसरों को न बताए कोई। एक्चुअली मेरे कलम जो है मेरी बड़ा कड़क बोल जाती है, या तो कहिए कि मेरे प्रोफेशन का असर है या जो कुछ भी कहिए। में एक रचनाकार का दायित्व है।
का निर्वहन। एक कविता अभी कुछ एक मंच पे पढ़ी थी, जी। ऑनलाइन एक्चुअली इनवाइट आते रहते हैं तो उसी में देवी को आज हमने विदा किया है, देवी जी को ही टारगेट करते हुए लिखा था। बिल्कुल। क्या तुमने देवी को देखा है? क्या तुमने देवी को देखा है? ना मत कहना, झूठे कहलाओगे। क्या अपनी जननी को यहाँ नहीं गिनवाओगे? दादी, बुआ, बहन, पड़ोस वाली ताई, इनमें कभी देवी नहीं दी दिखाई? जब शिक्षिका बन पढ़ाती है, चिकित्सक की भूमिका निभाती है, दासी का रूप जब धरती है, दासी का जब रूप धरती है, जब भोजन परोस कर लाती है, क्या तब उसमें देवी नजर नहीं आती है? जब बच्चे को दुनिया में लाती है, जब मकान को घर बनाती है, जब सेना में लड़ने जाती है, जब कवि मंचों से हुंकार लगाती है, ये तुम्हें समर्पित है ये लाइन, जब कवि मंचों से हुंकार लगाती है, वो देवी ही तो है जो नारी रूप धारती है। खेलों में भाग लेती है, बेटी बन जिद करती है, दुष्टों के हाथ निर्वस्त्र होती, नीचों द्वारा टुकड़ों में कटती, प्रेम के लिए कुर्बान होती, वो बेटी ही तो है। ये औरतें नहीं हैं, ये देवी के अंश हैं, जिनके जीवन में अनेक दंश हैं। इनको पहचानो और स्वीकार करो, इनको पहचानो और स्वीकार करो। इन्हें देवी मत मानो, केवल सहचरी मानकर हृदय से अंगीकार करो, हृदय से अंगीकार। थैंक यू। कुछ और मुद्दों पर? मुद्दों की बात हो तो भरा भरा पड़ा है बुरी तरह से, हम बेबाकी से चल रही है। इसीलिए कई बार लोग कह देते हैं आप कैसे लिख जाती हैं। कहानी के अलावा एक छोटी सी मतलब कविता के अलावा कहानी सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। इस कहानी को आप एक वार्तालाप के तौर पे समझें। जी। इसमें पात्र कोई नहीं है, आप उत्तर सुन के समझ जाएंगी कि कौन किससे बात कर रहे हैं। शादी कब है इसकी? काहे की शादी? वो तो टूट गई। क्यों भला? किसी लड़के से चक्कर था, उससे छोटे तन दिखाऊ कपड़े पहनकर वीडियो कॉल पर बातें करती थी। ओह, फिर जिससे शादी हो रही थी उसने वो वीडियो देख लिया। कैसे? जिससे बात करती थी उसी से शादी हो रही थी क्या? अरे नहीं, वो तो गैर जात था, सो माँ बाप ने उससे करी ही नहीं। ये तो दूसरा लड़का था। तो इसने कैसे देखी वीडियो? अरे उसी पहले वाले ने शादी नहीं की ना, तो वीडियो वायरल कर दिया। ओह, तो जिससे शादी हुई थी वो ऐसे वीडियो देखता था? उसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी आदमी लोग देखते हैं। तो शादी क्यों तोड़ी? पागल है क्या? ऐसी लड़की से शादी करता? इतनी नीच हरकतें करती है, ये अच्छे घर की लड़कियों के काम है क्या? घर से निकाल देना चाहिए, जाकर मुंह काला करे कहीं भी बेशरम। सिर्फ वो कैसे हुई बेशरम? दोनों लड़के भी तो हुए। पहला तो जो उससे बात करता था ये जानकर भी वो बेशरम है, और दूसरा जो ऐसी वीडियो देखता है। अरे कैसे बात करती हो? लड़के तो देखते ही हैं इस उम्र में ये सब। लड़कियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए ना। अच्छा, शादी ना होने पर जो लड़का उसकी इज्जत वीडियो वायरल करके उतार दे, और वो लड़का जो इस तरह की वीडियो से मनोरंजन करे, वो दोनों ठीक हैं क्योंकि वो लड़के हैं। लड़की बेशरम है। काश, क्या काश? यही कि हमने लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही तराजू बनाई होती। पास आते हो दूर जाते हो, अच्छा, पास आते हो दूर जाते हो, इश्क को खेल क्यों बनाते हो? वाह। देखते हो नजर बचा करके, बाद में मुकर क्यों जाते हो? सुनते रहते हो बड़े गौर से सब, सुनते रहते हो बड़े गौर से सब, अपने दिल की क्यों नहीं बताते हो? किस्से तो होंगे तुम्हारे पास भी बहुत, किस्से तो होंगे तुम्हारे पास भी बहुत, बताने में तुम क्यों हिचकिचाते हो? क्या बात। लिख तो देते हो मोहब्बत की बातें, लिख तो देते हो मोहब्बत की बातें, कबूलने में क्यों कतरा जाते हो? मुझे मालूम है दो तरफा है, मुझे मालूम है दो तरफा है, तुम मोहब्बत क्यों नहीं जताते हो? शुक्रिया। और एक सुनाऊंगी, थोड़ा सा माहौल सब चल रहा है, अब तो आचार संहिता भी लगने वाली है। कल हम बनारस से लौट रहे थे तो गाड़ी पकड़ी गई और
4-6 पुलिस वाले अचानक गाड़ी को रोक कर पूरी चेकिंग वेकिंग हुई। तो कहना चाहिए अमला पूरा अलर्ट है। इसी पे है बलि के बकरे। अच्छा। सिर्फ वो ही नहीं होते बलि के बकरे जो त्योहारों के नाम पर हलाल किए जाते हैं। हम सब भी तो वही हैं जो चुनाव के पहले वादों, छूटों, उपहारों के नाम पर पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। फिर चुपके से हमारे सपने, उम्मीदें, जेबें बड़ी सफाई से आहिस्ता आहिस्ता काट दिए जाते हैं। हम झटके से काटे गए हलाल के शिकार फड़फड़ाते रह जाते हैं। बेशर्म है, सो जान से नहीं जाते हैं, लेकिन जिंदा भी तो ठीक से नहीं रह पाते हैं। फिर एक बार जी पाने की उम्मीद लिए हम अधकटे बकरे 5 साल में फिर से तैयार हो जाते हैं। फिर बरगलाए, ललचाए और फंसाए जाते हैं। और फिर बेअक्ले, बेशरम, बेजुबान हम बकरे राजनीति की चाल का मोहरा बन जाते हैं। राजनीति की चाल का मोहरा बन जाते हैं। शुक्रिया। इसको महिलाओं पे अगर मैं करूं, जी। पुरुषों को समर्पित करती हूँ कविता। इसका शीर्षक मैंने दिया था तुझे याद करता हूँ मैं, माँ। अच्छा। सिर्फ औरत ही माँ बनकर माँ को याद नहीं करती। सिर्फ औरत ही माँ बनकर माँ को याद नहीं करती, बल्कि माँ पुरुषों के अंदर गहरी उतरी है रहती। जब स्कूल में टीचर डांट या चपत लगाती है, जब पड़ोसी या अजनबी से हड़क माने डांट, जब पड़ोसी या अजनबी से हड़क मिल जाती है, जब दादी नानी के घर दूसरे बच्चों को अधिक दुलार मिलता है, जब दादी नानी के घर दूसरे बच्चों को अधिक दुलार मिलता है, तब माँ का लाडला नन्ना सा चारों ओर माँ को ही तकता है। जब बीवी से नहीं पटती बेटी में अपनी माँ की झलक है मिलती, तब त्योहारों पर पूजा या पकवान की बात चलती है। जब त्योहारों पर पूजा या पकवान की बात चलती है, तब पुरुष की माँ दिल से निकलकर दिमाग में पसरती है। जब परिवार की अपेक्षाएं कांधे थकाती हैं, जब कभी तारीफ सुनने की हुक मन में उठ जाती, पुरुषों को भी लगता है उनकी तारीफ हो, जब कभी तारीफ सुनने की हुक मन में उठ आती है, जब लगता है कि बस उसे मुखिया ही ना माना जाए, परिवार का मुखिया माना जाता है, जब लगता है कि उसे बस मुखिया ही ना माना जाए, जब लगता है उसे भी मनमौजी, बचकाना, थोड़ा मतलबी होने दिया जाए, तब दुनिया पराई नजर आती है और माँ दिल से निकलकर दिमाग में पसर जाती है। माँ पुरुषों को भी बात बात पर बहुत याद आती है। क्या थैंक यू। एक अंतिम रचना आपकी और सुनना चाहते हैं? ये शायद रिजल्ट कर रही है किसी चीज को, इसको अर्थ को जो लोग ध्यान सुनेंगे शायद समझ पाएंगे। जी। गाय खूंटे से बंधी रंभा रही थी। घर वालों ने उठकर पानी और चारा डाल दिया और असल मालिक ने पास जाकर थोड़ा पुचकारा और फिर दूध निकाल लिया। बछड़ा बड़ी देर से बेचैन था, सो माँ के पास जरा देर को जाने दिया। अनमने मन से खाकर, दूध देकर, बच्चे को चूम चाट कर वो फिर चुप खड़ी हो गई। उसे प्रेमवश घंटी कलंगी से सजाया था, नंदिनी उसका नाम रखाया था। खाने को चारा, रहने को छाया, ठंडी में कंबल, गर्मी में स्नान की भी सुविधा थी। बछड़े से भी दिन में 1-2 बार मुलाकात होती थी, लेकिन फिर भी वो बेकल सी रहती थी। सुबह शाम उसको बाहर जाने का मन होता था। एक आध दिन में उसे छोड़ा भी जाता था। पर ये प्रेम ना बड़ी बैरी चीज है, बड़ा ही बैरी है जो सबको उससे था। बाहर जाने के समय इसीलिए या तो गले में खूंटा या 2 पाँव में रस्सा डाल दिया जाता था। वो खूंटे की इतनी आदी थी कि बिना रस्सी के भी
घर आकर उसी के पास खड़ी हो जाती थी। वो खूंटे की इतनी आदी थी कि बिना रस्सी के भी घर आकर खूंटे के पास खड़ी हो जाती थी। और ये भी पक्का था कि बच्चे और आसरे के लिए वो अगर स्वतंत्र भी छोड़ी जाती तो लौट ही आती। लेकिन वहम, डर, अधिकार सबका अपना खेल है। वो अन्नपूर्णा तो कहलाती है, पर उसके इर्द गिर्द एक अनदेखी जेल है। क्या थैंक यू सो। तो अभी आप सुन रहे थे रंजना बंसल जी को, उनकी रचनाओं को, उनके बारे में, उनके तमाम रचनाओं के बारे में। और आइए अगली कड़ी में हम पुनः एक नवीन रचनाकार के साथ मिलेंगे, उनकी रचनाओं के साथ, उनके जीवन के संघर्षों के साथ और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद। उसने नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी